Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss some social research methodology of social research questions. These are very important questions because this is a PYQ of ME Semester 2 Sociology paper of Kanpur University. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी के मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान का जो पेपर होता है एमए का सेमेस्टर 2 का उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कि कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी ही प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च इज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन है आपका, सोशल रिसर्च हेल्प्स इन फाइंडिंग न्यू फैक्ट बट नॉट सोशल सर्वे। सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज करता है किंतु सर्वेक्षण नहीं करता। नेक्स्ट है, सोशल रिसर्च हेल्प्स इन सोशल वेलफेयर बट नॉट सोशल सर्वे। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक कल्याण में सहायक होता है किंतु सामाजिक सर्वेक्षण नहीं। नेक्स्ट है, हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन सोशल रिसर्च बट नॉट इन सोशल सर्वे। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना की आवश्यकता होती है, सामाजिक सर्वेक्षण में नहीं। नेक्स्ट है, सोशल सर्वे हेल्प्स इन कॉज इफेक्ट रिलेशंस ऑफ सोशल फिनोमिना बट नॉट सोशल रिसर्च। सामाजिक सर्वेक्षण घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जानने में सहायक है, सामाजिक अनुसंधान नहीं। तो इन इन जब ऑप्शन को हमने पढ़ा तो हम एनालाइज करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन सोशल रिसर्च बट नॉट इन सोशल सर्वे। अगर हम सोशल सर्वे की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है सी। सामाजिक अनुसंधान में जब हम अनुसंधान करने के लिए जाते हैं तो हम कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट या टेंटेटिव आंसर उस प्रॉब्लम का जो सोचते हैं वो हमारी हाइपोथेसिस होती है, और वो जो हाइपोथेसिस है वो आपके सोशल रिसर्च में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड वो सोशल सर्वे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो राइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथनोग्राफी इज रवंश विज्ञान है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव मेथड, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। पहला है गुणात्मक विधि, फिर आता है आपका गणनात्मक विधि, फिर आती हैं गुणात्मक और गणनात्मक दोनों, और लास्ट है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो आपकी इथनोग्राफी रिसर्च होती है, इथनोग्राफिक यानी कि नृवंश विज्ञान जो होता है, ये आपका क्वालिटेटिव मेथड है स्टडी का। क्वालिटेटिव मेथड यानी कि गुणात्मक विधि। राइट आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज अप्रोप्रिएट इन इथनोग्राफी रिसर्च। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ही देखा इथनोग्राफी से, तो इथनोग्राफी हमारा क्वालिटेटिव मेथड होता है। दो टाइप के मेथड थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जहाँ पर हम जो है सब्जेक्टिव बात करते हैं वहाँ पे आपका क्वालिटेटिव आता है, और जहाँ पे आप गुण दोष और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, और जहाँ पे आप संख्याओं को लेके गणनाओं को लेके कर रहे होते हैं नंबर्स में, तो वहाँ क्वांटिटी की बात आ जाती है, गणनात्मक विधि होती है। तो यहाँ पे आता है कि व्हाट मेथड इज अप्रोप्रिएट इन इथनोग्राफी रिसर्च। तो नृवंश अनुसंधान जो होता है, नृवंश विज्ञान अनुसंधान के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपका बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप का होता है, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और क्वासी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम जिस भी पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर जो भी जिसकी भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर
का हम पार्ट बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ट्राइब की स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस ट्राइब में जाके रहते हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर और उसके बारे में आप तब जाके समझते हैं, तो वो पार्टिसिपेंट है। बट अगर आप उसका पार्ट ना बने, आप वहाँ जाके ना रहें, आप बाहर से उसकी स्टडी करते हैं, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट हुआ। ऑन द अदर हैंड जब क्वासी की बात आती है, तो वो होता है अर्ध सहभागी। जब ज़रूरत हुई तो आप उस ग्रुप का पार्ट बने और जब नहीं ज़रूरत है तो नहीं। तो वो हो गया आपका असहभागी, सॉरी, अर्ध सहभागी अवलोकन। तो ये 3 टाइप का है आपका सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। यहाँ पे ऑप्शंस थे आपके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल एंड क्वेश्चनर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागी अवलोकन। जो नृवंश आपका अनुसंधान होता है, उसके लिए उपयुक्त प्रणाली कौन-सी है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्वालिटेटिव ये मेथड है, ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ethnography as a method was primarily developed and popularized by which anthropologist? एक पद्धति के रूप में नृवंश विज्ञान को मुख्य रूप से किस मानव शास्त्री द्वारा विकसित और लोकप्रिय बनाया गया? तो इथनोग्राफी जो मेथड है वो किसने डेवलप किया है और किसने पॉपुलराइज्ड कहाँ से हुआ है, कौन से वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं? ऑप्शंस हैं आपके मेलानोव्स्की, फ्रांस बोआस, टेल टायलर एंड फ्रेजर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मेलानोव्स्की। जो इथनोग्राफी रिसर्च है, इथनोग्राफी जो मेथड है, उसको डेवलप करने का जो वो क्रेडिट है वो जाता है, जिन्होंने इसको पॉपुलर किया है वो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, आपके मेलानोव्स्की। आप इनको डिटेल पढ़ते हैं, इन्होंने ट्राइबल एरियाज़ की स्टडी भी की थी, तो वहाँ पे उन्होंने इथनोग्राफी रिसर्च, इथनोग्राफी मेथड को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ बैरियर ऑफ सोशल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन-सी दशा सामाजिक शोध में बाधक है? सामाजिक शोध में कौन-सी दशा जो है वो बाधक है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, नेक्स्ट है क्यूरोसिटी टुवर्ड्स दैट अननोन, यानी कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिना, यानी कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता, फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि उपकल्पना का निर्माण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिना, यानी कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता। तो सामाजिक शोध जो है हमारा, सोशल रिसर्च जो होता है, उसमें जो बैरियर का काम करता है वो क्या है? तो आप सोशल चेंज उसमें बैरियर का काम नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है। और आप कोई भी चीज़ को क्यूरोसिटी है आपको जानने की, यानी कि अज्ञात के प्रति आपको जानने की जिज्ञासा है, तो वो भी आपके लिए बैरियर नहीं हो सकता। अगर आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है तो वो भी बैरियर नहीं हो सकता। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना, यानी कि जो भी सामाजिक घटनाएँ हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में होती हैं, तो ये कहीं न कहीं बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोच ऑफ रिसर्चर इज़ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग सोशल रिसर्च? सामाजिक शोध के लिए शोधकर्ता का दृष्टिकोण किस तरह का होना आवश्यक है? जब आप सामाजिक शोध करते हैं तो जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, उसका जो अ, अप्रोच होना चाहिए, यानी कि जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसका अप्रोच जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसे बायस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक इन विच ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स स्पेशली आइज आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा? वह प्रविधि जिसमें तथ्य संकलन के लिए मानव ज्ञानेंद्रियों, विशेषकर आँख का प्रयोग तथ्य संकलन के लिए किया जाता है। तो जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आप जानते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, तो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं डेटा कलेक्शन के लिए स्पेशली आइज़ जो हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके
ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, फिर है आपका क्वेश्चनायर, नेक्स्ट है आपका शेड्यूल यानी कि अनुसूची, क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली, और लास्ट है आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो जब अवलोकन की बात आती है, जब आप कहीं पे कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसमें आप स्पेशली अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आइज़ से ही तो आप लोगों को देख के ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन इथनोग्राफी इज, भारतीय नृवंश विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शंस आर शरत चंद्र राय, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे एंड मैक्स मूलर। तो जब बात आती है इथनोग्राफी की, तो आप पढ़ते हैं इथनोग्राफी जो है वो मेथड जो है वो डेवलप किया था आपके मेलिनोवस्की ने, आपने पढ़ा अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में। बट यहाँ पे आ रहा है फादर ऑफ इंडियन इथनोग्राफी यानी कि भारतीय नरवंश विज्ञान के पिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा शरत चंद्र राय। राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज पॉपुलराइज्ड बाय हिज फेमस वर्क ऑन ट्रॉबियंट आइलैंड थ्रू इथनोग्राफिक प्रोसेस? कौन से विद्वान रवंश विज्ञान प्रक्रिया का प्रयोग ट्रॉबियन द्वीप पर अपने प्रसिद्ध कार्य के कारण काफी विख्यात हुए? ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, लुइस हेनरी मॉर्गन, रॉल्फ लिंटन एंड लास्ट है आपका रूथ बेनेडिक्ट। तो जो आपके मेलानोव्स्की थे, जिन्होंने ये जो इथनोग्राफिक जो मेथड होता है उसे डेवलप किया था और पॉपुलर किया था, उन्होंने ही ट्रॉबियन आइलैंड जो है उसकी स्टडी जो है वो इथनोग्राफिक मेथड से की थी। ट्रॉबियन आइलैंड की जो स्टडी की थी उन्होंने किस मेथड से की थी? इथनोग्राफिक मेथड, उसको ही प्रोसेस करके इन्होंने किया था। राइट आंसर होगा ए, मेलानोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंटेंट्स ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर एनालाइज्ड, देन दिस मेथड इज नोन एज। जब टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के विशेष विषय के अंतर वस्तु को विश्लेषित किया जाता है, तो इस अध्ययन की प्रविधि को कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, प्रोजेक्टिव टेक्निक यानी कि प्रक्षेपी विधि, कंटेंट एनालिसिस यानी कि अंतर्वस्तु विश्लेषण, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एनालिसिस यानी कि संचार विश्लेषण, लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम जब एनालाइज करके कुछ अपना रिसर्च का काम करते हैं, जब टीवी, रेडियो और समाचार पत्र में जो विषय विशेष आता है उसको जब हम विश्लेषण करते हैं, तो वो आपका होता है कंटेंट एनालिसिस। हम ये टीवी, रेडियो और इन सब से जो कंटेंट मिलता है उसको जब हम एनालाइज करेंगे तो उसको हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे यानी कि अंतर्वस्तु विश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डेटा फॉर कंटेंट एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए तथ्यों का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस हैं पब्लिक स्पीचेस यानी कि सार्वजनिक भाषण, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के विभिन्न साधन, नेक्स्ट है आपका प्रिंटेड मटेरियल यानी कि मुद्रित सामग्री, और लास्ट है आपका क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली। तो आपने ऊपर ही अभी क्वेश्चन में देखा है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये जो इनसे हमें जो कंटेंट मिलता है उसे जब हम एनालाइज करते हैं तो वो कंटेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पे आप देखें यानी कि सार्वजनिक भाषण जो होते हैं वो कहीं न कहीं आपके टीवी पे ही तो टेलीकास्ट किए जाते हैं, रेडियो पे आप उन्हें सुनते हैं, तो वो हो गए। उसके अलावा डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बहुत अलग-अलग डिफरेंट मीन्स हैं, कहीं न कहीं वो भी होते हैं इसका सोर्स। लास्ट में आता है आपका प्रिंटेड मटीरियल में आपकी जो भी न्यूज़पेपर है, प्रिंटेड मटीरियल है, इसके अलावा बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, ये सब आपके प्रिंटेड मटीरियल में आता है। बट जो लास्ट ऑप्शन है आपका प्रश्नावली, वो तो आप जानते हैं कि क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट होती है जिससे
जिससे कि आप डेटा कलेक्ट करने में यूज़ करते हैं, बट कंटेंट एनालिसिस में क्वेश्चनायर जो है वो सोर्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में नहीं है पूछा है, तो उस चीज़ को सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पे आपसे जो कंटेंट एनालिसिस का जो सोर्स जो है वो नहीं है, तो नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम क्वेश्चन में नहीं नहीं पढ़ते हैं और हम जो ऑप्शन होता है उसे टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके जो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कंटेंट एनालिसिस इज कम्युनिकेशन रिसर्च। कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके बर्नार्ड ब्रसेल्स, पीवी यंग, मैकाइवर, हंसराज। तो देखिए, बुक्स जो हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो जो भी स्पेसिफिकली कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछी जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। इन्हें आपको लर्न ही करना पड़ता है। तो जो कंटेंट एनालिसिस और ये जो कम्युनिकेशन रिसर्च बुक है, इसके जो राइटर हैं वो बर्नार्ड ब्लेसेल्स है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। बाकी इसको तैयार करने के लिए आप पीवी यंग की बुक को देख सकते हैं, आप मैकाइवर की बुक के देख सकते हैं, आप हंसराज की बुक को देख सकते हैं। इनमें जो भी ऑप्शंस और दिए होते हैं उनकी बुक्स को भी आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च। थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन सोशल रिसर्च। थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं हंसराज, बर्जेस, सिनपायोयिंग और लंडबर्ग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हंसराज। ये हंसराज की बुक है। इसके अलावा आप बर्जेस जो हैं, सिनपायोयिंग और लुंडबर्ग, इनकी बुक्स को भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द टर्म सोशल माइक्रोस्कोप फॉर केस स्टडी मेथड। किसने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है? सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र जो है वो किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसके ऑप्शंस हैं आपके जहोदा, मोजर, पीटरमान और बर्गिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बर्जिस। जो आपकी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, ये भी आपकी एक सोशल रिसर्च का एक मेथड है, और ये जो केस स्टडी मेथड होता है ये आपका सोशल माइक्रोस्कोप है, यानी कि सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है, ऐसा आपके बर्जेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु Which one of the following is characteristic of case study method? निम्नलिखित में से वैयक्तिक अध्ययन विधि को की विशेषता को बताता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि की विशेषता को बताता है। Which one of the following is characteristic of case study method? तो वैयक्तिक अध्ययन विधि जो है उसकी विशेषता को कौन बताता है? ये ऑप्शंस हैं आपका होल स्टडी, यानी कि संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन और गुणात्मक अध्ययन। होल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी और क्वालिटेटिव स्टडी, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो जब केस स्टडी मेथड की बात आती है तो ये आपका संपूर्ण का अध्ययन है। आप बहुत डीप स्टडी करते हैं, इंटेंसिव स्टडी भी हो गया, गहन अध्ययन भी है, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का ही एक टाइप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन नॉट बी यूज्ड इन केस स्टडी मेथड। निम्नलिखित में से किस प्रविधि का प्रयोग वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में नहीं कर सकते हैं? पहला है आपका पत्र, लेटर्स, लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, क्वेश्चनायर और पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रश्नावली और सार्वजनिक प्रलेख। तो अगर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की बात आती है तो इसमें आप
क्वेश्चनायर जो है उसका यूज़ नहीं करते हैं। लेटर्स, लाइफ हिस्ट्री और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन सब का यूज़ किया जा सकता है, बट जो क्वेश्चनायर है उसको आप केस स्टडी मेथड में यूज़ नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is false for sampling method? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदर्शन विधि के लिए असत्य है, यानी कि फॉल्स है? यहाँ पे हमें निगेटिव आंसर देखना है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स। निदर्शन जो है वो समग्र का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है, अ गुड सैम्पल शुड बी लॉजिकली साउंड एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक अच्छा निदर्शन तर्क पर आधारित होने के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, सैंपल शुड फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल बायस। वैयक्तिक पक्षपात से स्वतंत्र होना चाहिए। और लास्ट है, फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड सैंपल द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी हेट्रोजेनस। एक अच्छे निदर्शन चुनने के लिए समग्र की इकाइयों में विजातीय गुण का होना आवश्यक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स। तो जब सैंपल की बात आती है तो सैंपल आपका जो समग्र है, जो आपका होल है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि आप मार्केट में राइस लेने के लिए जाते हैं तो आप पूरे राइस को नहीं देखते, आप थोड़ा-सा एक सैंपल लेते हैं और उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छा है तो आप ले लेते हैं। जैसे कि ब्लड हो गया, तो आपको कोई डिज़ीज़ होती है तो आपका पूरा ब्लड नहीं निकालते, आपका एक सैंपल ले लेते हैं। और वो आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव तो है, तो ये जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। नेक्स्ट आता है आपका, अ गुड सैंपल शुड बी लॉजिकली साउंड एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक अच्छा निदर्शन जो होता है वो तर्क पर आधारित होने के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव पर ही आधारित होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट आता है, सैंपल शुड फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल बायस। व्यक्ति जो होता है, पर्टिकुलर जो रिसर्चर है, उसे पक्षपात से स्वतंत्र होना चाहिए, वो उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये भी सही हो गया। लास्ट आता है आपका, फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड सैंपल द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी हेट्रोजेनस। तो एक अच्छे निदर्शन को चुनने के लिए जो भी समग्र है उसकी इकाइयों में विजातीयता का गुण होना चाहिए। ये जो ऑप्शन है वो नहीं होगा आपका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अच्छा निदर्शन है उसे चुनने के लिए समग्र की जो भी इकाइयाँ हैं वो हेट्रोजेनस नहीं होनी चाहिए, वो होमोजेनस होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट when qualitative coding is applied to the content of various communication media such as magazine, newspaper, radio programs or similar materials, it is called as content analysis. किसने कहा, जब संचार के विभिन्न साधनों जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो के कार्यक्रमों या इसी प्रकार के अन्य सामग्री के लिए गुणात्मक संकेतन का उपयोग किया जाता है, तब इसी संकेतन को हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुडेन हैट। ये जो डेफिनेशन है ये आपके गुडेन हैट की है। कंटेंट एनालिसिस की ये डेफिनेशन है, जब जो संचार के विभिन्न साधन जो हैं, हमने कंटेंट एनालिसिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखे हैं। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और रेडियो के कार्यक्रम और इसी तरह की ऑन सामग्री का जो है वो उपयोग किया जाता है गुणात्मक संकेतन के लिए, तो उसे ही हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। ऐसा कहते हैं आपके गुडे एंड हैट। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
ये जो क्वेश्चन है ये आपके सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी पीजीटी, सोशियोलॉजी से अगर पीजी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सोशियोलॉजी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए पीजीटी, इन किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। Keep learning, keep watching, and keep sharing. Thank you so much for watching.